600 कबल मसीह तकरीबन जब आग ईजाद होती है, जब हर फायदा देने वाली, हर नुकसान देने वाली चीज को इंसान ने खुदा बना लिया। खुदा बनाना, खुदा क्या? इबादत इस तरह नहीं होती जिस तरह हम इबादत करते हैं। इबादत यह है कि उसके बारे में सोचना, उस जैसा बनना, क्योंकि हम उसके सामने बेबस हैं। उस वक्त एक गॉड और है, बेकस गॉड, बेकस गॉड, जिसको गॉड ऑफ वाइन कहते हैं, नशा आवर चीजों का खुदा, नशा आवर बूटियां जिनको पीने के बाद नशा हो जाता है, उनको खुदा इसलिए बना लिया क्योंकि इंसान बेबस उसके सामने भी। अब उनको, उनकी इबादत का तरीका यह है कि झूम झूम के इबादत करता है इंसान। 600 कबल मसीह में जब आग ईजाद हुई, अंधेरे में नमूदार होने वाली रोशनी हमेशा से इंसान की फैंटेसी रही है। तो आग भी चमकदार चीज है, फैंटेसी है, उसको देखना, उसके बारे में सोचना, इंसान सोचता है, समझ नहीं आती, वो तो हिलती है, ना कोई उसकी शक्ल है, ना वो हाथ में आती है, लेकिन फैंटेसी है। अब क्या, कई 100 साल गुजर गए होंगे, वो अपने वैसे रंग अपने ऊपर लगाए, आग जैसे रंग लगाए, आग जैसे हिलना शुरू किया, तो रक्स की एक फॉर्म ईजाद हो गई, कदीम अफ्रीकन डांस। जब उसके बारे में सोचा और गौर गौर से देखा तो समझ ही आया, अरे ये तो झूमने वाली चीज है। और झूमता कौन है? बेकस का पुजारी, नशावर चीजों का खुदा। अच्छा, तो ये जो आग है ये बेकस की कोई चीज है। रिलेट करना भी हमारी नेचर में है। हमने रिलेट किया कि ये तो बेकस की चीज है, हमारे इस्तेमाल की चीज नहीं है। इसका मतलब है आम आदमी को कोई हक नहीं है आग को इस्तेमाल करने का, ममनू चीज है। ये खुदा की चीज को अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए अब ये सिर्फ बेकस का फेस्टिवल होता है, वहां जलाई जाएगी। हर साल एक आग का बड़ा त्यौहार, जिसमें आग जैसे रंग अपने ऊपर लगाए जाते हैं, आग की उसकी तरह से मूव करते, तो ये तो बेकस के त्यौहार में जलाई जाएगी। ये रिवायत नेचर से अगर आगे जो चीज जन्म लेती है वो है रिवायत। अब रिवायत ये बन गई कि ये बेकस की चीज है, बेकस के दरबार में जलाई जाएगी, और इस तरह रिवायत को फॉलो किया जाने लगा। पता नहीं कितने 100 साल इस रिवायत के ऊपर रहे। तो उसके लिए वो आग जलती, उसमें लोग मूव करते, और उसमें बलि भी चढ़ाई जाती, उसमें और बहुत सारी चीजें उसमें रिवायत में ऐड होती चली जाती हैं। लेकिन ये रिवायत नेचर के अगेंस्ट है। हमारी नेचर क्या है? आग से फायदा उठाना। उस पर गोश्त को गर्म करके खाता था, मजेदार हो जाता था, रात को चमकने वाली चीज फैसिनेट करती है, ठीक है ना। लेकिन ममनू हो गई, नेचर के अगेंस्ट रिवायत डेवलप हो गई। इस रिवायत के खिलाफ अगर कोई उस दौर में आवाज उठाता तो उसको तो उठा के लोग आग में डाल देते। लेकिन लावा अंदर पकना शुरू हो जाता है। जब नेचर के अगेंस्ट रिवायत डेवलप हो जाए तो एक लावा पकना शुरू हो जाता है, जो फ्रस्ट्रेट करता है लोगों को। लोग बोलने पे अंदर की तरफ, अंदर लावा पकता है लेकिन बाहर बात नहीं कर सकता इंसान। तब उस्लूब बदलने की जरूरत होती है, बात कहने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है, नेचर और रिवायत का कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तब उस्लूब बदलना पड़ेगा, वेरिएट करना पड़ेगा, उसमें म्यूजिक डालें या उसके अंदर अल्फाज कोई ऐसे इस्तेमाल किए जाएं कि लोग उसमें आपको आप सजा ना दें, आपको उठा के आग में ना डाल दिया जाए। उस्लूब बदलना पड़ेगा। किस कानून के तहत बदला जाएगा उस्लूब? उस्लूब जो एस्थेटिकली जमालियाती हिस्स को टच करना है, जमालियाती अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जमालियात क्या है? खूबसूरती नहीं, जमालियात है वो हिस्स जो आप जिस हिस्स के जरिए एक कागज के फूल और एक नेचुरल फ्लावर को पहचानते हैं। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसमें भी जमालियाती हिस्स होती है। जब आप उसको मुस्कुरा के देखते हैं तो वो आपके साथ मुस्कुराने लगता है, जब बुरी शक्ल बना के देखते हैं तो वो रोने लगता है, यानी उसमें जमालियाती हिस्स है।
परवान चढ़ने के साथ साथ वो जमालियाती हिस्स मुतासिर होती चली जाती है डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के ज़ेर असर। और मुख्तलिफ जो इंसान की सोच है, कहीं वो बोलने से रुक जाता है, कहीं अपनी बात का इजहार नहीं कर सकता, कोई रिवायात आड़े आती हैं तो वो जमालियाती हिस्स वीक हो जाती है। तो ये नेचर और रिवायत का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके ऊपर वेरिएट करके एस्थेटिकली आवाज़ उठाना, एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग करना, यही तो ड्रामे की डेफिनेशन है। कॉन्फ्लिक्ट, वेरिएशन और एस्थेटिक्स, ये तीनों जब जमा होते हैं तो इसको ड्रामा कहते हैं। तो ड्रामे की ज़रूरत क्या है सोसाइटी में? ऐसी रिवायात, ऐसे कवानीन जो हमारी नेचर के अगेंस्ट डेवलप होते हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठाने के लिए वाहिद टूल ड्रामा है या थिएटर है। थिएटर वो वाहिद जगह है जहाँ ये बातें बग़ैर किसी रोक टोक के की जा सकती हैं और की जानी चाहिए। अगर ये बातें थिएटर या ड्रामे में नहीं होती तो वो क्राफ्ट है। आर्ट क्या है? आर्ट ये है कॉन्फ्लिक्ट, वेरिएशन और एस्थेटिक्स का मजमुआ, ड्रामा बनता है। अगरचे दुनिया एक स्टेज और इंसान एक फनकार है, लेकिन वो क्राफ्ट करता है, वो ज़िंदगी की ज़रूरत की चीज़ें बनाता है। यहाँ ज़रूरत की चीज़ें ही बनाते रहे तो वो आप जो रिवायात में और नेचर के अगेंस्ट जो रिवायत डेवलप हो रही है, अगर उस रास्ते पे चल निकले तो सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? जज्बा इंतकाम, बदला लेना। ज़्यादती जब होती है, जब नाइंसाफ़ी होती है, तो इंसान के अंदर जज्बा लेने का एक जज्बा जो है एक पैदा हो जाता है और वो दूसरों से इंतकाम लेने की सोचता है। वो सोचता है कि मेरे अलावा कोई इंसान नहीं है और मैं सबसे अहम हूँ। जो इनफरादी एक जो सोच होती है वो जन्म लेती है और कौमियत का जज्बा ख़त्म होने लगता है। जो राइटर, जो ड्रामेटिस्ट है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसके ऊपर कलम के ज़रिए वेरिएट करते हुए एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग वर्जन को पेश किया जाए, ताकि मुआशरे में से ये जो नेचर और रिवायत के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनको ख़त्म किया जा सके। और ये ख़त्म करने के लिए कोई और मीडियम नहीं है थिएटर के अलावा। ड्रामा बेसिकली जब टेलीविज़न के ऊपर ड्रामा होता है तो वहाँ कमर्शलिज्म आता है, और अगर उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट कम होगा तो क्या कलर्स अच्छे इस्तेमाल किए जाएं, ग्लैमर बढ़ा दिया जाए, और जिस तरह अभी बात कुछ देर पहले हो रही थी कि डायलॉग्स मारे जाएं, लाइनें फेंकी जाएं, ताकि स्पॉन्सर आए, उसके क्लिप्स बने, उसको मार्केट किया जा सके। लेकिन थिएटर वो जगह है जहाँ प्योरली कॉन्फ्लिक्ट की बात होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट की बात वेरिएशन के ज़रिए एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग वर्जन के अंदर होनी चाहिए। हम अपने इस खित्ते की बात करते हैं, पाकिस्तान में थिएटर की रिवायात कैसे परवान चढ़ती हैं। पाकिस्तान में हम इतनी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी क्यों हैं? हम लोगों में कौमी जज्बा क्यों पैदा नहीं हुआ? और ये जो पिछले 20 साल हैं उसमें इतनी तेज़ी से हम इनफरादी सोच के ऊपर परवान चढ़ रही है। कौमियत का जज्बे को क्या हो गया है? ये जो हमने 1998 में मेरा ख्याल है एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, 1998 में एटॉमिक ब्लास्ट किए, 1999 में हमने 18 अमेंडमेंट की थी, 18वीं तरमीम की, 18 अमेंडमेंट 99 में क्यों हुई, 99 और 2000 में। उसके अंदर हमने क्या किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को हमने फेडरल से ख़त्म किया, सूबों को दे दिया, क्योंकि कल्चर तो इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। अगरचे हम दो कौमी नज़रिए के तहत वजूद में आए, दो कौमी नज़रिया क्या मज़हब की बुनियाद पे? नहीं, रस्म व रिवाज, रहन सहन, हमारा कल्चर, रस्म व रिवाज, रहन सहन, प्योरली कल्चर की बेस पे वजूद में आए हैं। और हमने कल्चर को कहा नहीं, अहम नहीं है। ये खुद ब खुद तो नहीं होता। बेसिकली क्यों हुआ ये हमारे साथ? क्योंकि जब कोई एटॉमिक पावर बन जाता है ना, तो बॉर्डर्स पे अटैक नहीं होते, फिर इंटीग्रिटी पे अटैक होते हैं।
इंटीग्रिटी क्या, आपके वजूद की वजह वही ख़त्म कर दी जाए। आप अपनी ज़बान से नफ़रत करें, अपनी रवायात से नफ़रत करें, और बेसिकली तो फिर पाकिस्तान से नफ़रत कर रहे हैं ना, आप अपने वजूद से नफ़रत कर रहे हैं। रही सी कसर फिर ब्लैक कॉमेडी आगे पूरी कर देती है। ब्लैक कॉमेडी जिसमें अपने ऊपर हंसने का मौका प्रोवाइड किया जाता है। जब आप ऑलरेडी मोराल डाउन हो और आप हंसने के मौके प्रोवाइड करें तो आप अपने ऊपर हंस हंस के अपना मजाक बना देते हैं। ब्लैक कॉमेडी की का वक्त होता है जब सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, तब हम ब्लैक कॉमेडी कर सकते होते हैं। अच्छा, क्यों है ऐसा? 47 में हम लोग आज़ाद होते हैं। उससे पहले इस खित्ते में रिवायत क्या है थिएटर की? थिएटर ग्रीक से शुरू हुआ 600 कबल मसीह में, एथेंस में। ग्रीक की अपनी हिस्ट्री है, और ये जिसमें मैंने बताया आग के पुजारियों ने वो जो कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने के लिए शुरू किया। इस खित्ते में जो कदीम रिवायत मिलती है, बिक्रमजीत सिंह, राजा बिक्रमजीत सिंह, बिक्रमी सदी जिससे चलती है, बिक्रमजीत सिंह का सिंहासन जिसपे 32 पुतलियों वाला मशहूर है, वो दोनों तरफ 16-16 बुत हैं। हर बुत कोई पानी का खुदा है, कोई हवा का खुदा है, वो चीज़ें जिनके सामने इंसान बेबस है, उसका एक खुदा बना हुआ है, और उसकी कहानी बयान की जाती है बिक्रमजीत सिंह के दरबार में। खुदा की कहानियाँ, उस वक्त के खुदाओं की कहानियाँ इसके थ्रू बयान की जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं उनकी कहानियों में, उनको रिमूव करने की बातें की जाती हैं। यहाँ जो उर्दू ड्रामे की रिवायत है हमें मिलती है नवाब अवध के नवाब वाजिद अली, मुगलिया दौर का आखिर नवाब वाजिद अली का दौर। नवाब वाजिद अली नवाब थे, अयाश थे। तो पहला जो खेल लिखा गया शकुंतला, संस्कृत से ट्रांसलेट हुआ, प्रोड्यूस नहीं हो सका। और उसके बाद अमानत लखनवी को नवाब वाजिद अली ने टास्क दिया कि उसे ड्रामा नहीं कहते थे, जलसा कहते थे। एक जलसा होना चाहिए, क्योंकि नवाब साहब को अपनी नेकनामी और अपनी नवाबी दिखानी थी। तो नवाब साहब ने अमानत लखनवी से जो ड्रामा लिखवाया, इंदर सभा, परी में तो क्या सभा में दोस्तों इंदर की आमद है, परी जमालों के अफसर की आमद है। वो जो राजा इंदर हैं वो बेसिकली नवाब वाजिद अली को पेंट किया जा रहा था। ड्रामा खुदाओं के दरबारों से निकलकर नवाबों के, बादशाहों के दरबारों में आ गया था। और उस दौर में मुगलिया सल्तनत का जब इख्तिताम होने वाला था, 5 लाख रुपए खर्च हुए थे इसकी प्रोडक्शन के ऊपर। उसके बाद हमारे यहाँ इस खित्ते में अंग्रेज आ गए, तो बाकायदा रिवायत ड्रामे की नहीं थी। जो हर मज़हब के पैरोकार थे, पारसी अपने मज़हब की तरवीज के लिए ड्रामा करते थे, हिंदू मज़हब जो था वो महाभारत, रामायण, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो होती थी। मुसलमान जो थे अपनी रिवायात की पास के लिए किरदारों का इंट्रोडक्शन, जो रिश्तों का तकद्दुस है, वो बयान करते थे ड्रामे के ज़रिए। इसके अलावा ये जो सूफिया कराम की शायरी थी, जो किस्सा कहानी की सूरत में आती थी, उसमें भी हमारी रिवायात, मज़हब की तरवीज थी मकसूद। फोक थिएटर जिसको कहते थे हमारे यहाँ, पहले वो आशिक जट थिएटर था, फिर ये आलम लोहार करते रहे, उसके बाद ज़रा और कलरफुल बाली जट्टी का थिएटर आ गया। ये फोक कहानियाँ, किस्सा गोई, ये चल रही थी। जब अंग्रेज़ आ गया तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो प्रोसीनियम थिएटर, ये जो एक आर्च होती है, तीनों तरफ से कवर स्टेज होता है, ये प्रोसीनियम है। और ये इजाद अलेक्जेंडर की है। इस खित्ते में पहला प्रोसीनियम थिएटर अंग्रेज़ ने बनवाया 1930 में, लिटिल क्लब थिएटर, जो अब अलहमरा थिएटर लाहौर के नाम से मशहूर। तो जब पार्टीशन हुआ, दो चीज़ें हमारे हिस्से में आई, एक रेडियो पाकिस्तान लाहौर और एक अलहमरा थिएटर। रेडियो पाकिस्तान लाहौर इंफॉर्मेशन का इदारा, जहाँ पे इंफॉर्मेशन, खबरें, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता। और अलहमरा थिएटर अंग्रेज़ ने बनवाया था। वहाँ जो ड्रामे होते थे उसका स्क्रिप्ट इंग्लिस्तान से आता था, डायरेक्टर, फनकार सब इंग्लिस्तान से आते थे। हमारे जो लोग थे उनको
देखने के लिए भी परमिशन नहीं थी। उस ड्रामे को देखने सिर्फ उन लोगों ने देखा जो हेल्पिंग स्टाफ में थे। हेल्पिंग स्टाफ में चाय सर्व करने के लिए, सेट लगाने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए, उनमें जो लोग थे उनमें एक हमारे पास रफ़ी पीर बड़ा नाम है जो क्राफ्टमैन थे। क्राफ्टमैन सेट लगाने के लिए। पार्टीशन के बाद थिएटर उन लोगों के हवाले हुआ जो हेल्पिंग स्टाफ में थे, क्योंकि उन्होंने थिएटर देखा हुआ था और उनका नज़रिया ये था कि थिएटर, क्योंकि क्लासेस के लिए था, क्लासेस सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए देखते हैं थिएटर, शायद ये एंटरटेनमेंट की चीज़ है। यही नज़रिया अरबाब इख्तियार का अब तक है। थिएटर क्लासेस की चीज़ है, इसलिए एंटरटेनमेंट की चीज़ है। 70s तक तो वो ड्रामा जो अंग्रेज़ों ने किया था उसकी ट्रांसलेशन उनके पढ़े लिखे बच्चों ने ट्रांसलेशंस की और ट्रांसलेशन से हमारे यहाँ ड्रामा होना शुरू हुआ। अंग्रेज़ी ड्रामा ट्रांसलेट होकर उर्दू ड्रामा बन रहा है। किरदार भी 64 में टेलीविज़न आया है, थिएटर का ड्रामा ही रेडियो पे आया। लिखने वालों में कौन कौन है? इशरत रहमानी हैं, इम्तियाज़ अली ताज हैं, और अब ड्रामे कौन से आ रहे हैं? बॉक्स एंड कॉक्स आ रहे हैं। इम्तियाज़ अली ताज की तरफ से इशरत रहमानी कर रहे हैं जी मन के एक मुसन्निफ़, और इस किस्म के ड्रामे, उनमें किरदार जो हैं सारे के सारे अंग्रेज़ी किरदार हैं। टेलीविज़न के ऊपर जो पहला ड्रामा 64 में आया, कवि साहब उसमें हीरो थे, नैयर कमाल हीरोइन थी, कैरेक्टर्स के नाम थे डॉक्टर नो, डॉक्टर यस, डॉक्टर वट। अंग्रेज़ी किरदार, अंग्रेज़ी कहानी, अंग्रेज़ी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ ट्रांसलेट होके हो रहा है, तो सोसाइटी में हमारी अपनी किरदार कहाँ से परवान चढ़ती। फिर ये ड्रामा भी 70s तक होता रहा। 70s में अलहमरा को बंद कर दिया। उस वक्त वाहिद मरकज़ अलहमरा था। अलहमरा से कुछ जो आर्टिस्ट थे, रेडियो के अंदर भी ड्रामा सेक्शन बन चुका था, और 64 में टेलीविज़न के आने के बाद टेलीविज़न भी ड्रामा कर रहा था, लेकिन बुनियाद थिएटर थी। थिएटर का ड्रामा हो रहा था उन जगहों पे। कुछ जगहों पे अफसाने से ड्रामा या नॉवल से भी ड्रामा हुआ, वो एक हेल्दी ड्रामा देखने को मिलता है। 70s में जब थिएटर बंद हुआ और आर्टिस्टों ने भूख हड़तालें शुरू की, कुछ लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, कुछ के लोग तो रोज़गार छोड़ गए, उन्होंने रोज़गार तब्दील कर लिया, कुछ मुल्क छोड़ गए। ये इम्तियाज़ अली ताज साहब जो हैं, ये कारपेट मर्चेंट बन गए थे, और कुछ शाहिद महमूद नदीम और किस्म के लोग जो उस वक्त थिएटर छोड़ गए थे, बाहर चले गए। खला पैदा हो गया। पब्लिक तो मौजूद थी, ड्रामा देखने वाले मौजूद हैं, वो कहाँ जाएं? पैरेलल, हम इसको पैरेलल क्यों करते हैं? चीज़ें हमेशा पैरेलल चलती रहती हैं। मज़ाह, जो शादी ब्याह में जुगत लगा के लोगों को हंसाते हैं। जुगत क्या है? बुरी क्यों है? अच्छी है या बुरी है? मज़ाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपकी तबीयत महसूस होती है, आप हंस लेते हैं थोड़ी देर थिएटर में जाकर, क्यों नहीं होनी चाहिए? पैसे कमाता है वो थिएटर, क्यों नहीं होना चाहिए? कोई वजह? बेसिकली देखिए, आप हकीकी ज़िंदगी में कब हंसते हैं? हकीकी ज़िंदगी में कब हंसते हैं आप? अमूमन जो वाक़यात सुनने को मिलते हैं वो यही होते हैं, किसी ने किसी की कुर्सी खींच ली, हंस पड़ा, कोई शीशे से टकरा गया, कोई रंगीले को देख के हंस रहा है जी, इसकी शक्ल किसी जानवर से मिलती है। ये वजूहात हैं। अगर ज़रा सा बढ़ा दें, एग्जैजरेट कर दें, तो क्या होगा? कुर्सी से गिरा, हंस पड़ा, अगर चोट लग जाए, खून निकल आए, तो आप नहीं हंसेंगे। शीशे से टकरा के हंसते, शीशा टूट के लग जाए, नहीं हंसेंगे। वो जो जानवर से शक्ल मिलती है, अगर उसके बाल बाल भी निकल आए, ज़रा सा बढ़ा दें, तो हम नहीं हंसेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मज़ा है। हम किसी को हल्की सी चोट लगने पे, हल्की सी तकलीफ़ पहुंचने पे हंसते हैं, लेकिन वो तकलीफ़ जब ज़रा सी ज़्यादा हो जाए तो वो हंसने का मुकाम नहीं रहता, वो रोने का या मुकाम होता है, ये हादसा होता है। जुगत हल्का सा मजाक उड़ाना, किसी की चेहरे पे, किसी एक बात पे हल्का सा मजाक उड़ाना। जवाब हमेशा उससे बढ़ के होता है। जवाब में आप ज़रा सा अखलाकियात से और आगे गुजरते हैं। जो तीसरा जवाब होता है वो अखलाकियात का दायरा फलांग जाता है और आप फिर भी हंसते रहते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ चल पड़ते हैं।
सोसाइटी फ्रस्ट्रेट होने लगती है। मज़ा ड्रामे का हिस्सा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंटली पूरा ड्रामा मज़ाहिया नहीं हो सकता। अगर आप एक डगर पे चलकर सिर्फ मजाक को प्रमोट करके पूरा ड्रामा मज़ाहिया करने की कोशिश करेंगे तो सोसाइटी के अंदर फ्रस्ट्रेशन फैलाएंगे। जब तक बेस लाइन नहीं है, बेस लाइन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है जिसके ऊपर आप बात करने जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से वेरिएट करेंगे, किस तरह एस्थेटिकली स्ट्रॉन्ग वर्जन पेश किया जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट वेरिएशन एस्थेटिक आएगा तो ड्रामा होगा, अगर नहीं आएगा तो वो कुछ और होगा, वो ड्रामा नहीं होगा, वो सर्कस होगा, वो कोई और उसको नाम देना चाहिए। ड्रामे के अंदर ये तीन चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट, वेरिएशन, एस्थेटिक्स। और मकसद मुआशरे में जो तज़ादात हैं, नेचर और रिवायत के तज़ादात, उन पे बात करने का वाहिद मीडियम ड्रामा है। अगर ये ना हो तो फिर मुआशरा फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है, बिगाड़ की तरफ जाता है। जी डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, आजकल जो हमारा ये एक तो पैरेलल थिएटर है और एक जो ये कमर्शियल थिएटर हो रहा है, इसको आप क्या समझते हैं, ये क्या है? बेसिकली मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ पैरेलल थिएटर कभी ये थिएटर को पैरेलल कहा जाता है, कभी उसको पैरेलल कहा जाता है। 73 तक हमारे यहाँ जो थिएटर होता रहा वो नक्काली हो रही थी। वो जो अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ स्क्रिप्ट था उसको एक क्लासेस के लिए ड्रामा किया जा रहा था, उसी को ट्रांसलेट करके किया जा रहा था। ये वाला थिएटर जो था, जुगत वाला थिएटर, ये पैरेलल था, यानी कि ये एंटरटेनर था जो शादी ब्याहों में जुगत लगाते थे। फिर उस तबके ने पैसा कमा लिया, वो मेन स्टेज में आ गया और इसको पैरेलल थिएटर कहा जाने लगा। अब वो लोग जो ये उस वक्त ये छोड़ गए थे, फील्ड छोड़ गए थे या बाहर चले गए थे, वो वापस आए आपके यहाँ और आपको मुफ्त में ड्रामा दिखा रहे हैं। जिनको ड्रामा करना भी आता है, ड्रामा भी अच्छा कर रहे हैं और आपको मुफ्त दिखा रहे हैं। हम उसको पैरेलल थिएटर कह के देख रहे हैं। ज़रा उनकी वन लाइन्स पे गौर कीजिए। हमारे यहाँ ड्रामा हो रहा है जी जिसमें आपकी पार्टीशन को गलत कहा जा रहा है, जिसमें आपके मज़हब के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको गलत कहा जा रहा है, आपके मज़हब के हिसाब से चैलेंज किया जा रहा है, और हम हंस के वो ड्रामा देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मुफ्त में दिखाया जा रहा है। बेसिकली एक एजेंडा लेकर वो ड्रामा आपके सोसाइटी में इंजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, सेंस ही नहीं है। हमें तो ये पता है भाई ये तो एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट के लिए चलने दो, सब कुछ जाएगा एंटरटेनमेंट में। वो एक एजेंडा बेस्ड थिएटर हमारे यहाँ होता रहा, जो मैंने कहा ना, खुद ब खुद कुछ नहीं होता। 98 में जब धमाके हमने किए, उसके बाद का जो थिएटर है उसके अंदर आप देखिए कि जो कंटेंट आया है वो सारे का सारा वो कंटेंट है जो आपकी इंटीग्रिटी को आपको डाउन करता है। और हमारे यहाँ आर्ट्स काउंसिल में जब रीजनल आर्ट्स काउंसिल को दिया गया तो आर्टिस्टों को फंड देने की बात की गई, बगैर काम के, काम नहीं करवाना, उनको फंड देना है। चुप हो जाएं और आदी हो जाएं उस फंड के जो हेल्प के नाम पे दिया जाता है, स्पोर्ट फंड। असल जरूरत है काम की, सोसाइटी बनती है काम से, ड्रामे से। अगर वो नहीं है और स्पोर्ट फंड दिया जा रहा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा ये काम ये एक्टर नहीं सोचेगा। एक्टर को तो काम चाहिए, उसको चाहे एजेंडा थिएटर में मिल जाए काम, उसको चाहे कमर्शियल थिएटर में काम मिल जाए। ये बेसिकली सोचने का काम है राइटर का, प्रोड्यूसर का, जो अरबाब इख्तियार है, पॉलिसी मेकर है, उनका काम है कि वो सोचे हमने किस तरफ लेके जाना है, सोसाइटी को कहाँ लीड करना है। अगर हंसने पे लगा दें और हंसते रहे तो फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी मिलेगी, आपको बेहिस लोग मिलेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पैरेलल का मतलब है मतवाजी चलने वाली चीजें। हम मतवाजी चल रहे हैं, हम नाउम्मीद नहीं है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यंगस्टर्स जो बैठे हैं, जो हमारे पीछे एक खातून बैठी नजर आ रही है, कुछ और लोग जो जा रहे हैं, आप तो माशाल्लाह। अब ये उम्मीद है वो जगह जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर, देखिए अगर हम जो पॉलिसी मेकर, जो राइटर है, अगर वो इंतशार का शिकार हो गया, वो एजेंडे का शिकार हो गया, फिर नस्ल तबाह हो जाएगी। आपको जिनको लीड करना है उनको जहन में रखना है थिएटर की जरूरत क्या है, हमें कॉपी नहीं करना। सबसे पहले तो हमारे यहाँ 47 से अब तक ओरिजिनल थिएटर नहीं हुआ,
हमारे यहाँ एजेंडा हुआ, एजेंडे का ड्रामा हुआ, कॉपी हुआ, या नाम निहाद एंटरटेनर्स जो मजाक के नाम पे करते रहे, जिसने